नमस्कार। कार्यक्रम हेलो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कार्यक्रम हेलो उत्तराखंड लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है, यानी कि आप हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके हमारे आमंत्रित मेहमान से अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत होगी आपको हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर्स की। तो उठाइए पेन, मैं आपको नंबर बताती हूँ। 7579428028। हमारा दूसरा नंबर है 7579428047। मैं एक बार हिंदी में रिपीट करती हूँ, 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का। और अब मैं बता दूं, हमारे आज हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम का जो विषय है, हमारा आज का विषय है भ्रष्टाचार निवारण में विजिलेंस की भूमिका। जी हाँ, हमारे समाज में सरकारी महकमों से जुड़ी जो भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हो सकती हैं आपकी, आप उनसे संबंधित सवाल आज हमारे विशेषज्ञ से पा सकते हैं। और अब मैं परिचय दे दूं हमारे आज के मेहमान का। आज हमारे साथ हैं श्री अमित सिन्हा जी। आप निदेशक हैं विजिलेंस उत्तराखंड सरकार की। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की जो शुरुआत है हम यहीं से करना चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचार निवारण है उसमें जो विभाग की एक भूमिका होती है, उसमें आप लोगों की कैसी कार्यप्रणाली होती है सर? देखिए, विजिलेंस विभाग जो उत्तराखंड सरकार का भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनाया हुआ विभाग है, जिसमें कि जो भी सरकारी कर्मचारी अगर कहीं घूस लेता है या कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी को घूस देता है, इस परंपरा, इस प्रक्रिया, ये जो प्रथा है, इसको कैसे समाप्त करें, कैसे उस पर हम उनको ट्रैप की प्रक्रिया होती है, जिसपे कि हम कई बार शिकायत पे ट्रैप की कार्रवाई करते हैं। कई बार हम उनकी एक इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हैं, जिसमें कि हम ये जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी शिकायत आई है, बिकॉज हमारे पास कई गुमनाम चिट्ठियां भी आती हैं, कई नेम्ड आती हैं जिसमें कि एड्रेस होता है। इसमें वो बताते हैं कि फला सरकारी अधिकारी ने उनसे अमुक स्थान पर अमुक पैसे मांगे और अमुक कार्य के लिए मांगे, तो उस पर हम लोग इंट कलेक्शन करते हैं और उसके बाद उसकी वास्तविकता जानकर फिर उस संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष या जो भी कंपीटेंट अथॉरिटी है उससे उसकी एक प्रॉपर जांच की अनुमति लेते हैं। और वो प्रॉपर जांच जो होती है, वो अगर सत्य मिलती है, क्योंकि विजिलेंस का रोल बड़ा क्लियर है कि हमें कोई चीज छुप के नहीं करते, वे व्यक्ति को बता के करता हूं कि आप एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में जनता के द्वारा इन सब आधार पर बताए गए हो, मैं आपकी जांच कर रहा हूं, आप मेरे सामने ये बताइए कि आपने ऐसा नहीं किया है। तो इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो अक्यूज पे ही है पीसी एक्ट में, तो उसको ही समझाना पड़ता है कोर्ट में भी। अभी तो मैं प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा हूं, अभी मैं केस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, प्रोसिक्यूशन में भी ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। तो अभी बड़ा इसमें रोल अहम होता है कि वो व्यक्ति भी जानता है कि हाँ, मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि इन स्थानों पर क्या पैसे लिए गए या नहीं लिए गए, और उसके बाद वो जिस तरह का जवाब देता है, अगर वो हमें लगता है कि डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, इसकी इंक्वायरी से लगता है आप इस पे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, तो फिर हमारे जो थाने हैं, जैसे मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में हमारे 2 थाने हैं, एक देहरादून में है, एक हल्द्वानी में है, जो विजिलेंस का थाना है। हमारे बेसिकली अगर देखा जाए अगर तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में बटे हुए हैं हम। जैसे हमारा एक सेक्टर हल्द्वानी में है, एक सेक्टर देहरादून में है, साथ में 2 सब सेक्टर भी हैं, जो एक श्रीनगर में है और एक अल्मोड़ा में है। वहाँ भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं जो कि कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। साथ में हमारा एक ओवरआर्चिंग इन पे है, एक हेडक्वार्टर का सेक्टर है जो कि कई महत्वपूर्ण मामलों की विवेचनाएं करता है, साथ में इनकी विवेचनाओं की भी समीक्षाएं करता है। और इसके अतिरिक्त इनके ऊपर जैसे एक एसपी रैंक के अधिकारी हैं, एक डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, और उसके ऊपर निदेशक के रूप में मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। जी, तो सर जैसे आपके विभाग में किन किन मामलों के तहत शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं? वही मैंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण का पीसी एक्ट के मामले, जो भी अगर आप इसको इस तरह से देखें तो मैं जनता की कोलोकियल लैंग्वेज में बोलूंगा जी, अगर मैं कोई आम भाषा में जानना चाहता हूँ। जैसे कहीं कोई बिजली के कनेक्शन को लेके पैसे की डिमांड हो गई, कहीं कोई सड़क के निर्माण को लेके कि इसकी कहीं खंभे को लगाने को लेके, कहीं किसी के जमीन की रजिस्ट्री में नाम परिवर्तन करने या कुछ और करने में, या कहीं भी आप देखिए सरकारी किसी भी कृत्य में
अगर कहीं पैसे की डिमांड होती है तो वो हमारे पास विभाग पे आता है, शिकायत कर सकते हैं। सर, अमूमन लोगों में एक डर देखने को आता है कि हम शिकायत करेंगे तो कहीं हमारा अगर नाम सामने आ गया तो हमें कोई परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा गोपनीयता को लेकर के आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि? बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये विभाग, चूंकि इसमें हम, तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हैं, हम उस व्यक्ति पे डिपेंडेंट नहीं हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हो सकता है कल को वो व्यक्ति आज तो मेरे पास शिकायत कर देगा, वो बड़ा हिम्मती भी है, कल भी वो ट्रायल के समय कोर्ट में खड़ा हो सकता है, लेकिन कई बार दिक्कतें आती हैं, तो हम लोग भी कोशिश ये करते हैं कि हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जाएं, उनकी कॉल डिटेल क्या है, क्या कहीं उसने बुलाया फोन करके उससे तो उसने रिकॉर्ड करके अगर कोई बात रखी हुई है तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को हम लोग यूज करते हैं, कहीं वो कमरे में आया और वो अपना कैमरे को लगा के रखा हुआ था तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यूज करते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं व्यक्ति की गोपनीयता तो पूरी तरह से मेंटेन करूंगा अगर जितना तक बन पड़ता है, तो हाँ, अगर वो व्यक्ति खुद आके कहता है कि नहीं साहब इसमें मैं सामने आके करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। आप देखिए हमारे विगत वर्षों में 256 ट्रैप्स हुए हैं, जिसमें कि 50 से ऊपर सजा भी हो चुकी है। तो आप ये समझिए इसका तो 256 लोग सामने आए और बोले कि हाँ मैं सामने ट्रैप करवाऊंगा उसको पकड़वाऊंगा। तो ऐसा नहीं, मैं मानता हूं उत्तराखंड में काफी हिम्मती लोग हैं और ये आगे आकर शिकायतें करते हैं और बताते हैं। फिर भी अगर कोई चाहता है कि उसका नाम गोपनीय रहे, क्योंकि कई बार ऐसे मामले होते हैं, काफी सेंसिटिव मामला होता है, तो उसमें हम लोग का प्रयास होता है कि आपकी गोपनीयता पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी। हाँ, शिकायत गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि नाहक कोई सरकारी अधिकारी को परेशान करे, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी कई सारी विषम परिस्थितियों में काम करता है, तो उसके ऊपर भी कई सारे दबाव होते हैं, तो वो अनावश्यक पता लगा कि वो दबाव में ही डूबा रहे, तो मैं ये भी नहीं चाहता। तो इसीलिए हमारे यहाँ इंट कलेक्शन का जो काम हम लोग करते हैं, एक इंक्वायरी के पहले हमारा 3 स्टेज है, एक इंट कलेक्शन है, इंक्वायरी है, फिर FIR होती है। तो जो आप अगर अपनी एनोनिमिटी बनाते हुए हमें कोई शिकायत करेंगे तो हम उस पर अपनी इंटेलिजेंस कलेक्शन करेंगे, हम अपनी एक इंटरनल जांच करेंगे कि इसमें है कि नहीं, और अगर उसमें हमें प्रिलिमिनरी कुछ मिलता है उसके व्यक्ति के विरुद्ध तो फिर हम उसकी एक ओपन जांच करवाते हैं, जिसके बाद हम FIR दर्ज कर देते हैं। जी, तो सर जैसे आपका विजिलेंस विभाग है, ये तो एक अलग विभाग है, हर सरकारी महकमे में विजिलेंस का सेक्शन होता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके अपने एक इंटरनल विजिलेंस विंग्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क। कोई कहीं बड़ा विजिलेंस विभाग होता है, जैसे कि बिजली विभाग के पास बड़ा एक सेक्शन है, वहां पुलिस के अधिकारी भी डिपुटेशन पे जाते हैं विजिलेंस का कार्य करने। कई और विभाग में जहां विजिलेंस का काम होता है, जहां काफी वर्क्स और मनी के ट्रांजैक्शंस की शिकायतें होती है, जहां जनता ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह से हमारा भी रोल होता है कि मैं डिपार्टमेंट को बोलूं कि आप ये काम करिए, हमारे पास तब आइए जो आपको लगता है कि आपके हाथ से बात निकल गई, आप व्यक्ति कुछ ज्यादा ही घूसखोरी की शिकायत जिसमें है। जी, जैसे देखा जाता है कि एक बिजली चोरी, बिजली विभाग का जिक्र चूंकि आया है, तो बिजली चोरी को लेकर के भी काफी विजिलेंस सक्रिय रहता है। नहीं, आपने बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि विजिलेंस विभाग, तभी विजिलेंस विभाग में एक अलग से विजिलेंस विंग है, जिसमें ये पुलिस के विभाग प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं, वहीं पे काम करते हैं, SP रैंक के अधिकारी की पोस्ट है वहाँ। तो मैं ये जरूर आपकी बात से सहमत हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा शिकायत होती है वहाँ पे विजिलेंस विभाग भी होता है, लेकिन साथ में मैं ये भी मानूंगा कि कई बार पब्लिक के लोग जितने ज़्यादा अवेयर होते हैं वहाँ शिकायतें दिखती भी ज़्यादा हैं। जैसे जिसको ज़्यादा अवेयरनेस, तो मैं ये मानूंगा कि अगर आप अवेयरनेस आप में है, जनता के लोगों में, उनको लगता है कि मैं खुल के शिकायत कर सकता हूं, तो उस डिपार्टमेंट की अगर शिकायत कर रहे हैं तो वहां एक अलग विंग भी खुल सकता है। उसके बाद अगर चाहे तो जहां ज्यादा शिकायत आती है वहां विंग भी खुलते हैं, जहां ज्यादा काम होते हैं वहां भी हमें विंग खोलने की जरूरत पड़ती है। अच्छा सर, जैसे सरकारी अनुदान प्राप्त जो प्राइवेट संस्थान होते हैं, क्या वो भी विजिलेंस के दायरे में आते हैं? जी हाँ, वही मैं कहा, मैंने आपको जैसे जो सरकारी, एक तो सरकारी महकमा हो गया जो सैलरीड है, उसके अलावा अगर सरकार से डोनेशन प्राप्त है या सरकार से एड मिल रहा है या किसी सरकारी कर्मचारी को किसी सरकारी कार्य के लिए पैसा दिया गया, सरकारी धन, तो वहां पर वो सब पब्लिक सर्वेंट, सरकारी सेवक के रूप में गिनती होती है उनकी भ्रष्टाचार उन्मूलन की।
अच्छा सर, जैसे एक तो होता है कि मतलब विभाग है, विभाग में नियम है और ये सब चीज़ें हैं। कई बार देखा जाता है कि जनता तक इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, जानकारी का अभाव होता है। तो जागरूकता फैलाने के लिए विजिलेंस विभाग किस तरह का प्रयास करता है कि लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की जानकारी पहुँचाई जा सके कि आप किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को स्वीकार मत कीजिए, आगे बढ़िए, आगे आइए? मैं ये कहूँगा कि आप सोशल मीडिया का ज़माना है, सजग समाज होगा तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज बन पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए समाज, विभाग और हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट, मतलब एक तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जहां कि भ्रष्टाचार हो रहा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, थर्ड वो जो कि समाज है। तो जब तक समाज कंप्लेन नहीं करेगा, सुओ मोटो बहुत मुश्किल होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए कि वो ये समझ पाए कि कहाँ गलत हो रहा है या कहाँ सही हो रहा है। तो मैं एक तरह से पब्लिक से अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से, बिकॉज आपने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम ये चलाया है हेलो उत्तराखंड, जिसमें कि आप जनता के माध्यम से पूछना चाहते हैं। तो मैं जनता से अपील भी करना चाहूंगा कि आप आगे बढ़िए, आगे बढ़कर बताइए लोगों को, आप हमें बताइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1064 पर डायल करिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9456592300 पर व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन दीजिए। इस तरह से आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप इंफॉर्मेशन, लंबी चौड़ी अगर इंफॉर्मेशन है तो वहां पे आप डालिए, हमें ईमेल के माध्यम से भेजिए। तो ये सब चीजें हम सब जनता के माध्यम से ये इसलिए बोलना चाहते हैं। जी, अब ये सारी जानकारियां हमारे स्क्रीन पे अभी नीचे चल रही हैं, तो आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप चाहें तो इसे नोट करके रख सकते हैं, जिसे आप जब जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि हम इसके अतिरिक्त भी हमारा फेसबुक पेज भी है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सोशल मीडिया के माध्यम से भी विभाग से जुड़ते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। तो फेसबुक पे भी जाके वो अपनी बातें कह सकते हैं, जो कि आप अपने स्क्रॉल में शायद दिखा भी रहे हैं। जी जी सर, जैसे अभी सोशल मीडिया की बात उठी, तो वैसे ही आजकल जो है वो गैजेट्स का ज़माना है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो ये क्रांति अभी है, संचार के जो नए नए उपकरण हैं, इनका विजिलेंस कैसे इस्तेमाल करती है? मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए ये लोग कहते हैं कि समाज जो तरक्की करता है तो गलत लोग उसको और आगे उसके बढ़ते हैं। मतलब जनरली चोर जो होता है वो पुलिस से आगे रहता है। तो जितने भी गैजेट्स आ रहे हैं, ये गैजेट्स अगर जनता सजग है तो मोबाइल फोन, उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होती है, उसमें वीडियो ऑडियो सब रिकॉर्ड हो सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए, आप सीसीटीवी का इस्तेमाल करिए, आप कॉल डिटेल का इस्तेमाल करिए, बिकॉज ये सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इनका एक लॉन्ग टर्म फुटप्रिंट होता है। आप अगर किसी से बात किए हो, वो व्यक्ति किसी मामले में अगर फंसा है, कोई सरकारी घूस के मामले में फंसा है, तो वो डिनाई नहीं कर पाएगा कि आपने 2 वर्ष पूर्व उसको फोन किया था, बिकॉज उसके कॉल डिटेल में 2 साल तक उसकी कॉल डिटेल रहती है कंपनी के पास। और यदि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको लगता है कि इस कॉल डिटेल का आपको फ्यूचर में फायदा हो सकता है, तो आप अपने पास उसकी डिटेल लेके रखिए। तो कोर्ट्स इन सब चीजों को बहुत ध्यान देती है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर आपके पास है तो भ्रष्टाचार निवारण में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होता है। जी, तो सर जैसे आप लोग जैसे केस जैसे करते हैं, तो इसकी प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास किसी ने आकर शिकायत करी। अच्छा सर, एक मिनट में माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ मैम, मैं राजेश बोल रहा हूँ हरिद्वार से। जी नमस्कार राजेश जी। मेरा एक सवाल है कि कुछ अधिकारी जो रिश्वत जो है पैसे से ना लेकर के उसके बदले कोई सामान की डिमांड करते हैं, क्या उनकी भी कंप्लेंट की जा सकती है? जी, जो गिफ्ट्स वगैरह मांगते हैं। देखिए बिल्कुल, गिफ्ट की एक संज्ञा है कि गिफ्ट कितने तक की ली जा सकती है, ये भी बहुत बढ़िया से डिफाइंड है। और अगर आपको कोई गिफ्ट की डिमांड करता है तो आप बिल्कुल उस पर शिकायत कर सकते हैं। ये बात उस व्यक्ति को प्रूफ करनी पड़ेगी कि उसने जो गिफ्ट मांगी है वो उसके नियत उसकी आय जो होती है उसके सीमा में आता है या नहीं आता है। आपके हिसाब से बिल्कुल आपको कंप्लेंट करना चाहिए और ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। इसके कंप्लेंट कहाँ दर्ज की जाती है? जी, तो सर जैसे इन्होंने कहा जैसे अभी कि गिफ्ट वगैरह हैं, तो जैसे किसी ने मान जाइए किसी को रिश्वत के तौर पर कोई सामान बतौर सामान दिया, तो जैसे पैसों का तो ये होता है कि जैसे उन्होंने शिकायत की, तो इस सामान के लिए फिर वो कैसे अपने एविडेंस इकट्ठे कर सकते हैं? जैसे बिल है या किस तरह से? होता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, सामान सबसे आसान होता है। बिकॉज हम अगर आय से अधिक संपत्ति की जांच करते हैं, उसमें उस व्यक्ति की कितनी आय है वो एक कॉलम में रखते हैं, और उसने अब तक उसके पास कितना सामान है उसको एक कॉलम में रखते हैं।
और उसके बाद देखते हैं कि वो आय से उसकी कितनी प्रतिशत अधिक संपत्ति है। तो ये मैं आप दर्शकों के माध्यम से आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा इसमें, और दर्शकों को भी, बल्कि मैं दर्शकों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा आगाह भी करना चाहूंगा इसमें कि आय से अधिक संपत्ति स्वयं जांच लें। सभी को पता होता है कितनी संपत्ति आय से अधिक उसकी है, और अगर उसके नाम नहीं भी है तो उसके पास अगर मौजूद है तो उसको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि वो आई कहां से, किससे आई, किसके पास आई। वो यदि कहता है कि मेरी पत्नी की है तो पत्नी क्या अपनी ITR भरती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरती हैं, नहीं भरती हैं। अगर वो कहता नहीं मुझे तो पुश्तैनी मिली है, तो पुश्तैनी की भी एक सीमा होती है, उसको भी पकड़ा आ सकता है। अगर कोई कहता है कि मुझे iPhone 13 है मेरे पास, तो उसको पुश्तैनी तो मिल नहीं सकती है। कोई ज्वेलरी में ही कह सकता है, तो वो अपने ITR में उसको उन सब चीजों को शुरुआती दर में भरना पड़ता है। तो हर जगह आप देखिए अपनी जो एनुअल संपत्ति का ब्यौरा होता है उसमें डालना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो कई तरीके हैं जिससे कि हम उससे आय की अधिक संपत्ति की जांच कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि इस निटी ग्रिटी में जनता को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपसे गलत ढंग से पैसे ऑब्लिक सामान की डिमांड की है, तो आप शिकायत करिए। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा शिकायत करिए, तो सबसे बड़ी चीज यहीं पर आती है कि कैसे करनी है। देखिए, शिकायत करने के लिए एक तो मैंने टोल फ्री नंबर बताया जी। दूसरा, आप एनोनिमस लेटर भी लिखिए, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि जांच उसके बाद कैसी होनी चाहिए, बिकॉज आपका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। आप एनोनिमिटी आपकी मैं मेंटेन रखूंगा, हम लोग पूरा एज अ टीम मेंटेन रखेंगे, लेकिन साथ में यह भी देखा जाएगा कि आप नाहक अनावश्यक किसी सरकारी अधिकारी को काम करने से परेशान तो नहीं कर रहे हैं। वहां पे एक दिक्कत आती है। जी, जैसे किसी ने शिकायत की सर, और वो सामने भी आया कि उसने हिम्मत दिखाई, तो क्या आप उसको सिक्योरिटी कवर भी विजिलेंस विभाग करती है, अगर उसे ऐसा लगता है कि जिनके खिलाफ मैंने शिकायत की है उनसे मुझे किसी तरह का खतरा हो सकता है? देखिए, इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास अब तक 250 लोग 256 ट्रैप है, तो उसके अंदर 256 लोग सामने आए। हमने अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनी उत्तराखंड बनने के बाद से कि किसी शिकायतकर्ता को बाद में किसी ने कुछ करा हो। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि ये सब जो गीदड़ भपकियां होती हैं बेकार होती हैं। आपको जिसकी शिकायत करनी करिए, कोई व्यक्ति भी, यहां कानून में बहुत सारे सेक्शंस हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजिलेंस डिपार्टमेंट अकेले बैठा हुआ है। फॉर्चुनेटली विजिलेंस डिपार्टमेंट में डिपुटेशन पे पुलिस से ही अधिकारी आते हैं, जैसे कि मैं पुलिस से आया हुआ हूं, हमारे DIG पुलिस से हैं, हमारे इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो भी पुलिस से डिपुटेशन पे आए हुए। तो ये डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि अपने आप में ये है। सेक्शंस कई सारे जो होते हैं वो पुलिस विभाग थाना के माध्यम से हमारे रिकमेंडेशन पे उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाइयां कर सकता है जो कि इस तरह से काउंटर धमकी देते हैं। जी, तो सर, जैसे ये देखा जाता है अक्सर कि जैसे शिकायत के अभी ये था, तो ये प्रक्रिया जो होती है सर फाइनलाइज कर, इसका कोई एक समय सीमा होती है? क्योंकि जैसे कोर्ट केसेस तो हमें पता है कि बहुत लंबे भी चलते हैं, तो इनकी कोई समय सीमा होती है कि इसके अंदर ये निवारण हो जाएगा? 2018 का जजमेंट है, उसमें ये भी 2018 का जो अमेंडमेंट हमारा है उसमें ये बात आई है कि 2 वर्ष में ट्रायल पूरा कर लें और अधिक से अधिक 4 वर्ष, मतलब अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को लिखते हुए कर ले। लेकिन जो मैंने अब तक देखा, जैसे मैंने आपको बताया, सजाएं होती रहती हैं और कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है उत्तराखंड में स्पेसिफिकली कि हमें समय अधिक लग रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट कोऑपरेट करते हैं। बिकॉज डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन पे ही हम FIR दर्ज करते हैं। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मैं, जैसे आपको पहले बताया, उस व्यक्ति को मैं कोई पीछे से कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, उसके सामने बता के करता हूं कि तुमने ये, तुम्हारे ऊपर ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला है, तुम्हारी आय और तुम्हारी जो संपत्ति है दोनों में विसंगति है, तुम ही एक्सप्लेन करो। वही एक्सप्लेन करता है, वही बताता है कि नहीं विसंगति नहीं है। ये सब, इन सब कारणों से कई बार हमें सही भी लगता है, डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करके बताता है कि भाई इसकी तो ऐसा लग रहा है कि इसकी पुश्तैनी भी होगी, इससे ऐसा लग रहा है कि इसको कहीं अपने अन्य आय के स्रोत जो होते हैं, जैसे परिवार में पत्नी कार्य कर रही हैं या बच्चे कार्य कर रहे हैं, उनसे आया हो। तो ऐसे में फिर हम लोग केस को खत्म भी करते हैं। लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि जितने भी इस तरह के केसेस हैं वो ड्यू टाइम में खत्म हो जाते हैं। जी सर, ये तो हुआ जैसे शिकायतकर्ता को लगता है। कई बार तो ऐसा होता होगा ना कि विभाग के कर्मचारियों को भी इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता होगा, तो इसके लिए भी क्या कोई विशेष तरह से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है? विभाग के कर्मचारियों को हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस के लिए कंटिन्यूअसली ट्रेन करते रहते हैं। तो एक ट्रेनिंग जो होती है वो
कंटिन्यूस चलती है। अभी जैसे हमारा अक्टूबर एंड में विजिलेंस सतर्कता सप्ताह आएगा भी, तो उसमें हम लोग लगातार करते रहते हैं। जी जी। तो फिर इस तरह के काम करने वाले लोगों जो कर्मचारी हैं उनके और उत्साहवर्धन के लिए, प्रोत्साहन के लिए विभाग की तरफ से कुछ किया जाता है? विभाग में देखिए हम लोग समय समय पर उनको पुरस्कृत करते हैं, समय समय उनको रिकग्नाइज करते हैं। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि ये एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही कठिन कार्य है कि आप नेगेटिव ही काम कर रहे हैं, मतलब आप किसी की शिकायत आती है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें मोटिवेशन लेवल हाई करने के लिए आपस में टीम वर्क के साथ मिलकर और मोटिवेट कर कर के सबको जो जिस तरह पुलिस विभाग कैसे करता है वैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट कर रहा है। जी सर, और इन सब चीज़ों को जनता तक पहुंचाने के लिए कि जैसे आप लोगों ने जो भी काम किया, तो इसके लिए विभाग कैसे क्या करता है कि जब तक लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जितना सुनेंगे पढ़ेंगे वो तब तक उन्हें लगेगा कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए जनता का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और शुरुआत में भी मैंने कहा इस चीज़ को कि जब तक सजग हमारा समाज सजग रहेगा तो हमारा पूरा समाज भ्रष्टाचार मुक्त ही हो पाएगा। बिकॉज हम अपने स्तर से नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, हम चाहेंगे कि जनता ही आगे आए। बिकॉज डे टू डे फंक्शनिंग, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो हमारा पुलिस का लोकल थानेदार हो, कहीं भी किसी के कार्य को करने के लिए, सरकारी कार्य को करने के लिए जो कि अदरवाइज उसको फ्री में करना चाहिए, कोई पैसे की डिमांड करता है या डिले करता है उसको कि अगर नहीं करोगे तो मैं डिले कर दूंगा, इन सब चीज़ों को जनता ही फेस करती है। विजिलेंस विभाग नहीं फेस करता, उसको जनता फेस करती है। हमारे पास मैन पावर लिमिटेड है, हम अपने स्तर से आपके दिए हुए, जनता के दिए हुए इन्वेस्टिगेशन के हम कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर लें, हमारे पास उतना ही समय है। वह स्वयं जाकर सुओ मोटो नहीं कर सकता। तो मैं तो मानता हूं कि ये तो जैसे आजकल पीपल जर्नलिज्म चल गया है कि जनता अपने मन से कुछ वीडियो बनाती है, फोटोग्राफ बनाती है और वो उसको पोस्ट करती है। तो ये एक अगर तो पीपल विजिलेंस का सिस्टम भी है ये कि जनता जो सजग है, सजग जनता, वो कहीं कुछ गलत हो रहा तो उसका वीडियोग्राफी करे, कुछ गलत हो रहा तो उसकी फोटोग्राफी करे और बताए कि भाई यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ ये गड़बड़ी हुई है, आप इसको प्लीज देखिए। तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर जैसे कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि विभागों के बीच में तालमेल की थोड़ी कमी देखने को मिलती है कि जैसे शिकायत आती है तो उसमें नीचे स्तर के अधिकारी तो बहुत जल्दी मतलब फंस जाते हैं, लेकिन जैसे ऊपर तक बात नहीं पहुंच पाती लोगों की। इस तरह की शिकायतें रहती है कि जो कार्यवाही है वो छोटे स्तर पे ही हो करके। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए विजिलेंस कैसी भूमिका अदा करता है सर? देखिए मैं इसमें छोटा बड़ा न कह के ये कहूँगा कि जो जिस कार्य के लिए अधिकृत है अगर वो गलत कर रहा है, देखिए मैं ये भी कहूँगा, कई बार मैंने भी अपनी नौकरी में देखा है कि जूनियर ऑफिसर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने सीनियर ऑफिसर को जवाब देते हैं कि साहब ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। और स्पेसिफिकली उत्तराखंड में तो मैंने कई बार देखा है ऐसा। तो मुझे बल्कि इस बात की बहुत खुशी है और मैं चाहूँगा कि हमारा सरकारी तंत्र इन सब ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर से प्रेरणा ले कि आपको सरकार जितनी तनख्वाह दे रहा है आप उस पर सरकार अच्छी खासी तनख्वाह देता है। ये तो एक लालच होता है, ये एक 99 का फेर जिसको कहते हैं, उसमें फंस जाता है आदमी। और ये क्यों फंसता है, मैं इसमें कहीं ना कहीं सरकारी सेवक के साथ साथ मैं जनता को भी दोषी मानता हूं कि आपने अपने समाज में आगे बढ़कर शिकायत करें, और अगर शिकायत मैं निवारण नहीं कर रहा तो मेरी शिकायत करें। आपको बनना चाहिए, आपके पास विसल होना चाहिए, विसल ब्लो करना चाहिए, हम उसको सुनेंगे। और मैं बता रहा हूं कई लोग, मेरा खुद से नहीं है, मेरा मतलब सरकारी तंत्र से है कि हम लोग आगे बढ़कर आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये एक म्यूचुअल पे बनता है। और मैं अभी भी कहूंगा कि जनता जितना आगे बढ़कर हमें शिकायत करेगी उतना ही हम समाज को स्वच्छ कर पाएंगे। और फॉर्चुनेटली मैंने देखा उत्तराखंड में इस तरह की शिकायतें हमें कम सुनने को मिलती है। मैं अस्पताल यूपी से भी आया था, वहां भी जिस तरह से होता था, तो उत्तराखंड में इस मामले में जनता सजग ज्यादा दिखती है। जिस सजगता की जहाँ तक बात है तो ये देखा जाता है सर कि जैसे एक विभाग की जो शिकायत है और उसमें शिकायतकर्ता को के साथ किसी दूसरे विभाग का भी जुड़ाव आता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि शिकायतकर्ता की जो भी डिमांड है उसमें किसी दो विभाग ने मिलकर के काम करना होता है। तो इसमें विजिलेंस की भूमिका कैसी होती है? वो उनके बीच में तालमेल मिला करके फिर वो कैसे, क्योंकि अधिकारी दोनों विभाग के अलग अलग और अलग अलग स्तर के होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि अधिकारी के 10 विभाग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। 10 विभाग पर जो जिसका रोल है उसने अपने रोल में गलत अगर किया है तो वो सजा का भागी है,
वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें हमें कोई कोऑर्डिनेशन की कोई दिक्कत कभी आती नहीं है। सर जैसे इतने साल हो गए सर, नियम बने हैं, कानून बने, जैसे आपने बताया एक्ट्स हैं, लेकिन समाज में भ्रष्टाचार जो है वो लगातार हमें महसूस होता है कि लगातार बढ़ ही रहा है। तो एज अ विजिलेंस और एज अ पुलिस में जैसे आप रहे हैं, तो आप कहाँ कमी पाते हैं कि हम व्यवहारिक तौर पर कहाँ चूक रहे हैं कि इस चीज़ पर लगाम नहीं लग पा रही? मैं थोड़ा सा इसको क्या बताऊं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को मिनिमाइज करने की डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, शून्य नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक होता है ना कि अगर घर में दो बेटे भी हैं आपके, दो भाई हैं, तो एक चाहता है दूसरे से किसी न किसी तरह से ऊपर हो जाए, भाई हुक क्रुक को कुछ ऊपर हो जाए। तो ये एक अप्रोच होती है, मतलब ये जनरल है, मतलब फिलोसफिकल बात में थोड़ी कह रहा हूं इसमें। तो फिर भी मेरा प्रयास क्या होना चाहिए कि इसको मैं मिनिमाइज करूं, मैं कम से कम करूं जितना, और एटलीस्ट जो आंख के नीचे गलत हो रहा है उसको तो नहीं होने दो। तो मैं अभी भी इसको मानता हूं कि विजिलेंस का रोल यह है कि वो जनता को सजग करे, साथ साथ सरकारी अधिकारी को अवेयर करे कि भाई आप इन सब चीजों में गलत करिएगा तो जेल जाएगा, और उसके साथ जुडिशरी जो हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, उनके साथ अच्छी पैरवी करके उन गलत अधिकारियों को सजा दिलाए। तो एक तरफ सही अधिकारी को मोटिवेट करे, गलत अधिकारी को सजा दिलाए। तो ये काम करने से हमारा भ्रष्टाचार का जो लेवल होता है, लेयर, वो घटता है, और हमें घटाना है उसको। मैं ये नहीं कह सकता कि शून्य करके हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर पाएं, असंभव है। लेकिन फिर भी प्रयास ये होना चाहिए कि एटलीस्ट आपकी आंखों के सामने जो गलती हो रही है, अगर कोई व्यक्ति किसी को घूस दिया किसी मजबूरी में, तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं तो शिकायत जरूर करे। क्योंकि आप अपना काम तो कर लेते हैं घूस देने के बाद, आप उस व्यक्ति को भी बिगाड़ दिए जिस व्यक्ति ने घूस लिया, और साथ में आपने समाज के और लोगों को भी घूस देने को मजबूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी दोषी है। और आपको बता दूं 2018 के जो अमेंडमेंट है, उसमें घूस देने वाला अधिकारी भी समान रूप से दोषी है अगर वो 7 दिन के अंदर शिकायत नहीं करता है कि मैंने घूस दिया है। जी, उसको भी लेना और देना दोनों अपराध है। लेना और देना दोनों अपराध है। सर जैसे आप समाज में हैं, तो समाज का हर वर्ग है हमारे साथ, तो कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि जहां महिला अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आती होंगी, तो विजिलेंस टीम की क्या फिर इसके लिए स्पेशल महिला टीम तैयार की जाती है? महिला अधिकारी, देखिए एक बात और बता दूं, मैंने कहा ना कि ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, इसको थोड़ा सा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से हम फर्क करके चलें। इसमें हम, ये बॉडी ऑफेंस नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स की ऑफेंस है। तो अगर वो महिला अधिकारी है, ऑल्दो हमारे पास महिला ऑफिसर्स भी होती हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये होता है कि हम तो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि चलिए आप ही स्पष्ट कर दीजिए हमें आपसे, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि उनको हमें पहुंच के और उनसे फिजिकली हमें हैंडल करना, उनको आप फोन पे बता दीजिए, आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन मतलब दे रहा जैसे हूं। पूछताछ करनी है, ये करनी है, तो इसके लिए महिला अधिकारी का ही होना क्या जरूरी होता है, अनिवार्य होता है? नहीं, अनिवार्यता मैं नहीं कहता हूं, बिल्कुल अनिवार्यता, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। बातचीत करने के लिए कोई भी बातचीत कर सकता है। देखिए विमेन के जो अपने जो अधिकार है, जैसे थाने में हम उनको रात्रि में नहीं रख सकते हैं, उनसे पूछताछ जनरली विमेन अधिकारी करती है। पूछना चाहती थी क्योंकि जैसे पुलिस और विजिलेंस का काम एक जैसा होता है, जो नियम है वो की जाती है। जी, तो मतलब विजिलेंस में ऐसा नहीं है कि अगर महिला अधिकारी के खिलाफ शिकायत हो रही हो तो मतलब महिला ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। महिला अधिकारी से पूछताछ महिला अधिकारी ही करेगी अगर पूछताछ की नौबत आती है। इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति जो है, बिकॉज ये टीम होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स पे काम करता है। जी सर, एक विजिलेंस उत्तराखंड सरकार के आप निदेशक के तौर पर समाज से आप, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार निवारण है, इसमें विजिलेंस की जितनी भूमिका है, इतनी भूमिका जनता की भी है, समाज की भी है, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं और उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि हमारा 1064 नंबर है, उस पर कृपया डायल करें, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको भी पता है कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उसको अपने आंखों से ओझल न होने दें। उस भ्रष्टाचार के कृत्य को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करके आप व्हाट्सएप नंबर पे डालें, आप शिकायत करें, आप लेटर भेजें, हिम्मत रखें, नाम बताएं, कोई जरूरत नहीं है आपको डरने की। मैं आपको जैसे शुरुआत में बताया 256 ट्रैप केसेस हुए हैं, किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ है। आप अपने स्तर से कार्रवाई करें, हिम्मत रखें, उत्तराखंड में जनता सजग रहेगी तो समाज हमारा
और भी सुरक्षित और भी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जी बिल्कुल सही सर, कि समाज में हमें हम सभी को निडर बनने की ज़रूरत है, गलत को गलत कहने के लिए हिम्मत लाने की ज़रूरत है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने बेबाकी से दर्शकों को राय दी अपनी कि वो इसमें अपनी भूमिका अदा करने आगे आएँ। आपका बहुत बहुत आभार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।